जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम नाइट्रेट से स्टार्ट करते हैं लेक्चर का। ठीक है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स। देखिए, सबसे पहली बात, जो वैसे तो इनऑर्गेनिक में बिना आपको कोई एक्सेप्शन या आउट ऑफ द वे बिना जाए कुछ काम होने वाला है नहीं, फिर भी जो चीज़ें सीधी सादी चल रही हैं वो तो हम याद करेंगे। तो सीधी सादी बात यह है कि नाइट्रेट का जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं तो क्या बनता है, ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ये NO2 भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है, और O2 भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अभी ये केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे इसमें क्या कहते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ठीक है, इसी चैप्टर में तो आप लोग को O2 के बारे में हम देखेंगे कि कैसे ये पैरामैग्नेटिक है। क्लियर है? तो ध्यान से समझिए, नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, कभी कभी जैसे क्या है, शब्दों में कोई चीज पूछ देता है कि एक कंपाउंड है जो थर्मली डिकम्पोज होने पर ऑक्साइड दे रहा है और दो पैरामैग्नेटिक गैसेस दे रहा है। तो इस बात आप ध्यान रखें, कहीं ना कहीं वो नाइट्रेट की बात भी हो सकता है कि कर रहा हो, 100% तो नहीं कहेंगे। ठीक है, तो सीधी सादी बात ये थी कि मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ठीक, अब टेढ़ी बात यहाँ पर यह है कि जो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो अलग वे में बनता है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ भी बात कर रहे हैं उसकी, लेकिन फिर भी आप चाहें तो देखिए, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इनका पोलराइजिंग पावर काफ़ी कम होने के कारण इसमें बहुत सा चीज़ अलग अलग हो रहा था। ठीक है, इनका थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा था उधर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, इतना तो समझ जाइए कि सारे के सारे नाइट्रेट्स का थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, चाहे वो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम हो। बट क्योंकि ये चारों का नहीं होता था, इसका मतलब ये अलग बिहेवियर दिखाते हैं, तो इसी अलग के कारण इनका प्रोडक्ट भी बाकी सब मेटल नाइट्रेट से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आप याद भी कर सकते हैं आराम से, डिफरेंट मैनर में इनका डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जैसे LiNO3। आप कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के अलावा कोई मेटल का नाइट्रेट है तो ये देखो, ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। यहाँ पे देखो, कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ये जो O2 निकल रहा है ये अपने आप में कुछ ना कुछ बात कह रहा है। क्या कह रहा है, जस्ट अभी हम सीखने वाले हैं। क्लियर है? हाँ, एक और वैसे एग्जाम्पल आप लोग 10th में पढ़े रहते हैं, वहाँ पे आपको ये सब बातें नहीं सिखाई जाती कि ये थर्मल मतलब केवल इतनी बात बताई जाती है कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, हीट देने पर क्या होता है, ये टूट रहा है। ठीक है, जैसे लेड नाइट्रेट है तो ये भी PbO प्लस NO2 प्लस O2, बस इतनी बात बताई जाती है कि हाँ देखो, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है विच इज कॉज्ड बाई हीट। ठीक है ना, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये तीन चीज हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, अब देखिए, जो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इन सब का जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो NaNO2 प्लस O2। ठीक है ना, उसी तरह अगर हम KNO3 का कराएंगे तो क्या बनाएगा, KNO2 प्लस O2। ठीक है ना, हाफ O2 बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ठीक है ना, और सोडियम, ये सब का क्या है, ऐसे थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। ठीक, अब जरा आप पीछे वाले लेक्चर में जाइए और याद करिए, कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता था। ठीक है ना, जिनका भी होता था कार्बोनेट में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, वहां पे क्या बनता था, वहां पे CO2 बनता था। ठीक है ना, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यही पहले वाला, CaCO3। ठीक है, ये क्या बना, CaO प्लस CO2। जरा कार्बोनेट, ये जो CO3 2- है, कार्बोनेट में जरा कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो ये है +4। क्या है ये, +4। जो लोग नहीं जानते हैं, रिडॉक्स पढ़ाऊंगा मैं तो आसानी से सीख जाएंगे, या कहीं से आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। कार्बोनेट में कार्बन +4 पे है, और ये दे क्या रहा है, कार्बोनेट डिकम्पोज होने पे CO2 गैस निकालता है, और यहाँ पर भी देखो ये क्या है, +4 है। ठीक है ना, +4 है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है। खुद का उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, खुद का रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने का मतलब, मान लो अगर ये कार्बोनेट +4 पे है, कहीं अगर ये +2 पे जाने वाला कोई प्रोडक्ट कार्बन में बनाता
ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिसमें कार्बन +4 से +2 में जा रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी का घट रहा है, जैसे +5 से +3 चला गया, +6 से +4 चला गया, या +6 से +2 चला गया, ठीक है ना, +3 से +1 चला गया, तो हम बोलेंगे कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी वो सारे के सारे स्पीशीज क्या होते हैं, ज़्यादातर केस में, हम ये नहीं कहेंगे कि हमेशा, मैक्सिमम केसेस में वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। क्लियर है ना, क्योंकि खुद का क्या हो रहा है, उनका रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई बदलाव नहीं है। +4 से ये +4 ही है, +3 या +2 में घट नहीं रहा इसका मतलब कार्बोनेट क्या है, वेरी पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, वेरी पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो कार्बोनेट से CO2 जाता है। बात समझ में आ रही है? दूसरा, सल्फेट की अगर हम बात करें, सल्फेट की अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिए आप, सल्फेट पे ये क्या है, सल्फेट जो है इन जनरल देखो, ये एक्सेप्शन वाला केस है FeSO4 का। अगर हम सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कराते थे तो ये किस में चला जाता था, SO3 में चला जाता था। बात समझ में आ रही है? SO3 में चला जाता था, याद करिए लास्ट वाला लेक्चर। ठीक, तो यहाँ पे भी सल्फेट +6 है, यहाँ पे भी +6 है। तो ध्यान से समझिए, यहां पर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सल्फेट का देखो, ये फेरस सल्फेट का एग्जांपल याद करो जरा, तो इसका याद करो, तो यहाँ पे देखो SO4 2- यहाँ पे मौजूद है, जिसमें सल्फर +6 में दिखाई दे रहा है ना, ये +6 में। अब यहाँ से SO3 तो जो बन रहा है, चलो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन साथ में यहाँ पे SO2 भी तो बन रहा है, साथ में SO2 भी तो बन रहा है। तो इसका मतलब कि FeSO4 कभी कभी जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, लेकिन कुछ ही केस में, या तो टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस। याद आ रहा है? मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस। लास्ट लेक्चर में बार बार बोल रहा हूँ, याद करिए। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तब वहाँ पे SO2 + SO3 बनता है। बात समझ में आ रही है? इन जनरल नॉर्मल टेम्परेचर पे जिन भी सल्फेट का ये थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, वहाँ पे डिकम्पोजिशन कराने पे SO3 ही बनता है। ठीक, केवल ये नॉर्मल टेम्परेचर पे SO2 + SO3 भी बनता है। ठीक है ना, मैक्सिमम केसेस में, या इस केस को छोड़ दें तो नॉर्मल केस में SO3 ही बनेगा। ठीक है ना, यानी कि नॉर्मल केस में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो SO4 2- भी हम क्या बोलेंगे, हाँ, वेरी पुअर तो नहीं कहेंगे, पुअर कहेंगे, क्योंकि फेरस सल्फेट में तो कम से कम ये SO2 में जा रहा है ना। और अगर टेम्परेचर बहुत हाई रखेंगे, किसी मेटल सल्फेट का टेम्परेचर बहुत हाई रख के अगर उसका डिकम्पोजिशन कराएंगे मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस, तब वहाँ पे क्या होगा, वो SO2 भी बनाएगा, SO2 + SO3 दोनों बनाएगा। तो SO2 बनने की वजह से उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे वो सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे वेरी पुअर तो नहीं लिखेंगे, लेकिन पुअर लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखो ये बात है, यहाँ पे देखो जैसे सल्फेट, यहाँ पे सल्फेट क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहली बात तो देखो यहाँ पे Fe को भी देखो। अगर ये Fe जो है ये +2 से किस में जा रहा है, +3 में। अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो निश्चित है कि दूसरे का रिडक्शन होना ही होना है। तो Fe +2 से Fe +3 में जा रहा है, इसके वजह से मजबूरी में ये सल्फेट क्या है, +6 से +4 में भी जा रहा है। नो डाउट ये +6 में तो जा ही रहा है, +4 में भी जाना इसकी मजबूरी हो गई, क्योंकि ये Fe +2 से Fe +3 में क्या हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे Fe जो +2 है +3 में जा रहा है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है ना। और SO4 2- जो है, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो जरा, तो यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ फेरिक सल्फेट का। फेरिक सल्फेट, ध्यान देना, फेरिक सल्फेट में क्या बनता था, Fe2O3 + SO3 ये बनता था। देखो यहाँ पे आयरन +3 में है और यहाँ पे Fe2O3 में भी +3 में है, तो यहाँ पे आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, वो +3 का +3 है, तो इसीलिए सल्फेट भी +6 से क्या रहेगा, +6 में ही है, यानी कि सल्फेट का कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, सल्फेट का कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आयरन का भी कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो ध्यान से समझना, मैक्सिमम केसेस में यही होगा कि सल्फेट +6 से +6 में ही जाएगा। ठीक है ना,
वो यहाँ पे +6 से +4 में क्यों जा रहा है, क्योंकि साथ में आयरन मौजूद है जो +2 से +3 जा रहा है, यानी अपना खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है। यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग। ये क्या हो रहा है इसका, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है आयरन Fe+2 के स्टेट में। तो क्योंकि Fe+2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी वजह से ये सल्फेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। ये बहुत अच्छे से देखिए। वैसे तो इनऑर्गेनिक में टीचर लोग बोलते हैं कि बेटा रट्टा मारो रट्टा मारो रट्टा मारो सारा कुछ याद, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा लॉजिक के साथ आप करेंगे ना तो वो चीज़ें धीरे 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 आपके पास क्या होंगी, दिमाग में याद होती जाएंगी। तो सल्फेट इज पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट वेरी पुअर, क्योंकि जब वो किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ है तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, या फिर बहुत हाई टेम्परेचर पे 800 से अधिक टेम्परेचर पे तब वो +4 में भी जाएगा सल्फेट +6 से, तो वहाँ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब जरा नाइट्रेट में देखिए। नाइट्रेट में ये देखिए कि कैसा भी नाइट्रेट हो ये NO2 बन रहा है कि नहीं, +4 में जा रहा है। यहाँ भी NO2 +4 में, ठीक है ना, यहाँ भी NO2 +4 में, इनफैक्ट यहाँ पर भी +4 में तो जा ही रहा है, ठीक है ना। NO2 नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे तो ये न्यूट्रल है। ये देखो वैसे NO3 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5, तो यहाँ पे +5 से +4 +4 +4। NO2 माइनस में जब आप निकालेंगे तो देखिए ये है x, ये हो गया -4 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू +3, ठीक है ना। तो खैर उससे मतलब नहीं है कि +3 में जा रहा है कि +2 में जा रहा है, लेकिन +5 से, ठीक है ना, +5 से घट रहा है कि नहीं घट रहा है, घट रहा है। तो नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, NO3 का रिडक्शन हो रहा है। इस वजह से नाइट्रेट क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात समझ में आ रही है। तो अगर कभी 3 ऐसे कंपाउंड आ जाएं जिसमें एक कार्बोनेट हो, एक सल्फेट हो, एक नाइट्रेट हो, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा क्या हो जाएगा, नाइट्रेट, ठीक, फिर सल्फेट, फिर कार्बोनेट। कार्बोनेट तो बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एक कार्बोनिक एसिड, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, फिर कार्बोनिक एसिड। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर हो गया। क्लियर है, इसको नोट करिए। चलिए अब हम नाइट्रेट में ही थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, कुछ स्पेशल बातें। जैसे देखो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, इसको चाइल्ड साल्ट पीटर बोलते हैं, ठीक है ना। KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, इसको इंडियन सॉल्ट पीटर या सॉल्ट पीटर या फिर नाइटर बोलते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक बोलते हैं। ये जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जितना भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है तो ऑक्साइड प्लस H2O बनता है, ऑक्साइड प्लस H2O बनता है। जैसे देखो एग्जांपल यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, ऑक्साइड यानी Al2O3 प्लस H2O। क्लियर है ना, ये हो गया, ठीक। साथ में आप जैसे कि CaOH का कराएंगे तो ये क्या बन गया, CaO प्लस H2O, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स में क्या बनेगा, कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, याद है ये क्लास 10 में तुम लोग पढ़े होंगे, ठीक है। सोडियम, ठीक है ना, क्या है, बाइकार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। जब इसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, सोडियम कार्बोनेट मतलब मेटल का कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, यही प्रोडक्ट बनना है, ठीक है। तो इसी में आगे भी देख लेते हैं। देखिए वैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट हीट किए तो क्या बना, कैल्शियम का कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। अब देखो यहाँ पे जो नीचे पॉइंट लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कैसे है, ये इंपॉर्टेंट कैसे है, अब ध्यान से समझिए। देखिए ये जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब का जो बाइकार्बोनेट है, मतलब कि इनका जो कार्बोनेट होता है, अब देखो सोडियम कार्बोनेट का तो फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, पोटेशियम कार्बोनेट का भी नहीं हो सकता, सीजियम कार्बोनेट का मतलब ये Na2CO3, ठीक है, K2CO3, ठीक है, CH2CO3, Rb2CO3। इन सब का अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराना चाहें तो नहीं होता, क्योंकि इनका पोलराइजिंग पावर बहुत कम है।
तो ध्यान से समझिए, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। ठीक, अब जैसे मान लो तुम कैल्शियम बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करा रहे हो, ठीक है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करा रहे हो, तो ये CaCO3 बन गया प्लस H2O प्लस CO2। अगर फर्दर और भी हम हीट कराते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये भी तो ब्रेक होके CaO प्लस CO2 बन जाएगा, मतलब इसका भी फर्दर क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। बट ध्यान रखिए ये NaHCO3 जो है इसका हीट कराएंगे तो हीट कराने पे Na2CO3 तो बन गया, साथ में CO2 प्लस H2O बन गया, बट इसका फर्दर हीट कराएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर हम बाइकार्बोनेट को क्या कर सकते हैं, इसको आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका अगर फर्दर हम हीट कराते हैं तो वो वापस से कार्बोनेट तक ही रुक जाएगा, उसके आगे सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम का फर्दर जो होगा डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। तो बात समझ में आ रही है? इसीलिए क्या है इन सब का, अगर ये कौन से मेटल का बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम का है कि सोडियम का है, ठीक है ना, मैग्नीशियम का कार्बोनेट है कि वो पोटेशियम का है, ठीक है, कि रुबिडियम का है, सीजियम का, ये साफ पता चल जाएगा। उसको फर्दर और हीट कराओ, और अगर वो फर्दर आगे हीट नहीं होता है तो इसका मतलब वो इन चारों में से किसी एक का बाइकार्बोनेट है। बात समझ में आ रही? किसी और मेटल का बाइकार्बोनेट होगा तो वो उस मेटल का कार्बोनेट बनेगा, फिर उसके बाद फर्दर हीट को होके ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाएगा। बट इनका एक बार कार्बोनेट बनने के बाद फर्दर और भी डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए, डिकम्पोजिशन ऑफ मेटालिक ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट क्या होता है? ये होता है C2O4 2-, ठीक है, ये ऑक्सिलेट आयन है। यहाँ पे कार्बन जो होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, क्लियर, +3। देखो कैल्शियम ऑक्सिलेट का जब भी हम हीटिंग कराएंगे तो ऑक्साइड प्लस CO प्लस CO2। CO क्या है? न्यूट्रल गैस है, पढ़े हैं आप लोग। CO2 क्या है? एसिडिक गैस है, एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है। अब यहाँ पे पहली बात तो इन सब का होता नहीं है, इन सब का तो नहीं होगा, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। अब अगर यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्सिलेट का हम लोग हीटिंग करा रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो क्या बनना है? CaO प्लस CO प्लस CO2। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये चलो देखो कैल्शियम तो चलो +2 है, यहाँ पे +2 ही है क्योंकि इसका तो फिक्स्ड है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन जो है ये +3 से देखो CO में +2 में जा रहा है, क्या हो रहा है? रिडक्शन। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? +3 से +4 ऑक्सीडेशन। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहलाता है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप क्या करेंगे? याद करेंगे। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। हो गया ये। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे पहली बात तो दिमाग में आप बसा लीजिए कि किसी भी ऑक्साइड का, केवल इन दोनों को छोड़कर ऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हम जैसे सोचें कि मान लीजिए हम Na2O को तोड़ना चाहते हैं और ये Na और ऑक्सीजन अलग कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। ये हीट करके मेल्ट भले हो जाएगा, कैटायन एनायन में भले ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन उसका थर्मल डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये Ag2O सिल्वर का ऑक्साइड और ये मरकरी का ऑक्साइड, इन दोनों का थर्मल डिकम्पोजिशन होके मेटल प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन याद कर लेंगे Ag2O से, ठीक है ना, इसको थर्मली डिकम्पोज हम कर रहे हैं, तो Ag प्लस O2 Hg प्लस O2। अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन हमसे पूछता है कि Ag2CO3 है, इज हीटेड इन एन ओपन वेसल, व्हाट विल बी रिमेनिंग इन दैट वेसल। देखो सबसे पहले तो ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट का जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो क्या बनता है? Ag2O प्लस CO2। क्लियर है? ये CO2 तो निकल गया क्योंकि ओपन वेसल था, लेकिन उसी वेसल में अगर हम फर्दर अभी हीट करा रहे हैं और Ag2O है तो क्या इसका भी डिकम्पोजिशन होगा कि नहीं होगा? यस, ये भी ऑक्साइड है, इसका भी सिल्वर का ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है। तो लास्टली क्या बचेगा? ये Ag प्लस O2 बनेगा, O2 भी निकल जाएगा,
तो क्या लेफ्ट करेगा लास्ट में, आंसर में आप लिखेंगे सिल्वर। बात समझ में आ रही है, सिल्वर लास्ट में बच जाएगा। क्लियर है, इसको नोट करिए। हो गया ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। वैसे तो ये ऊपर के दोनों रिएक्शन डी ब्लॉक में तुम लोग सीखोगे। देखो KMnO4, ठीक है, KMnO4। एक चीज़ और आप लोग ध्यान से समझिए, ये मैं पीछे जाऊंगा फिर से, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो नाइट्रेट का जब हम कर रहे थे तो ये हम बोल रहे थे कि नाइट्रेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है, क्योंकि ये देखो इसका नाइट्रेट में +5 से +4 जा रहा है, या फिर यहाँ पे +5 से +3 में जा रहा है। लेकिन देखो एक कारण ये भी है कि सारे के सारे नाइट्रेट में ऑक्सीजन तो निकलता है, सारे के सारे नाइट्रेट में ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये कारण है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ध्यान से समझना, मैक्सिमम केसेस में आपको ये मिलेगा कोई कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। तो एक तो जवाब हम ये देंगे कि नाइट्रेट का जो हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, इस वजह से ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। साथ में इस कंपाउंड के डिकम्पोजिशन की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है। देखो ना, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। तो ये सब ऑक्सीजन रिलीज करने के वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन का फर्दर एडिशन कराएंगे जहाँ भी कराएंगे। तो यहाँ भी ये भी कारण है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर है, इसी चीज़ को हम यहाँ भी डिस्कस करने वाले हैं। देखो जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, जब इसका हीटिंग कराते हैं तो ये बनेगा पोटेशियम मैंगनेट। यहाँ पे देखो पोटेशियम परमैंगनेट +7 में है, पोटेशियम मैंगनेट ये प्लस किस में है, 6 में है, और ये +4 में है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट +6 में क्रोमियम है, यहाँ पे ये +6 और ये +3, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, नो डाउट इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होने के वजह से, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होने के वजह से क्या हो रहा है, मतलब कि +7 से इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है मैंगनीज का, इसलिए क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पोटेशियम परमैंगनेट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी देखो क्रोमियम +6 से +3 यानी कि कहाँ पे जा रहा है, रिडक्शन में जा रहा है। तो इस वजह से क्या है, ये रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लियर है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये तो कारण है ही, साथ में देखो ना ये क्या निकाल रहा है, ऑक्सीजन भी क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो मैक्सिमम जो है कारण ये लोग देते हैं, बट आप ये भी उसमें ऐड करके दीजिएगा कि हर चीज़ में देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का जो कारण है वो तो सब जानते हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन ये रिलीज कर रहा है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है सामने वाले को, इस वजह से भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, यहाँ पे देखो पोटेशियम क्लोरेट है, यहाँ पे ये क्या है, +5 में है, यहाँ पे ये माइनस में है, ऑक्सीजन -2 में है, और यहाँ पे 0 है। खैर यहाँ पे देखो क्लोरीन +5 से -1, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, साथ में ये ऑक्सीजन जो रिलीज कर रहा है इस वजह से भी ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर है, इसको नोट करिए। फिर अब हम लोग थोड़ा सा और बचा उसको देख लेते, इसको नोट कर लो। चलिए अब देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट। देखो अमोनियम सॉल्ट इतना तो याद कर लीजिए, कोई भी अमोनियम सॉल्ट जब हीट करते हैं तो अमोनिया 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 निकालेगा, ये बात आप 10 बार बोलेंगे दिमाग में। लेकिन एक बात यहाँ पर भी ध्यान रखिए, अमोनियम आयन यानी कि NH4+, यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, -3, ठीक है, और ये अमोनिया बना रहा है, तो अमोनिया पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाइट्रोजन पे -3, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कोई परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो अमोनियम आयन है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कहीं पर भी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, जैसा हम बोले कि अमोनिया रिलीज करता है कोई भी अमोनियम सॉल्ट, कोई भी अमोनियम सॉल्ट में NH4+ अगर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है तब वो अमोनिया रिलीज करता है, ये बात ऐड कर लो। यहाँ जहाँ भी NH3 रिलीज हो रहा है यहाँ पर अमोनियम सॉल्ट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि उसके साथ वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है, क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है? भाई देखो Cl पे यहाँ पे -1 है, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा, जब इसका खुद का रिडक्शन होगा। अब ये खुद ही अपने मिनिमम पे है, -1 से -2 तो जा नहीं सकता है, तो Cl- क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसी वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है, ये बात आप नीचे लिखेंगे। और सिमिलरली देखो ये कार्बोनेट,
अभी सीखे हो कार्बोनेट यहाँ पे क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो CO2 बन रहा है तो कार्बोनेट वेरी पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही नहीं तो काहे का NH4+ रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ पर भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, लिख लेना अच्छे से, ये RA लिखे हूँ, ठीक है ना, ये RA लिखा हुआ है, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है। सल्फेट भी आप अपने दिमाग से मत सोचना कि अरे SO2 भी तो बनता है, नहीं, अपने दिमाग से नहीं सोचना है, अपने दिमाग से नहीं सोचना है। इन जनरल केस कौन सा आएगा, इन जनरल केस वही आएगा, ठीक है ना, नॉर्मल टेम्परेचर वाला। तो यहाँ पे ये भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है SO4 2-, ये तो वेरी पुअर था। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान हमको ये देना है, क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो ये डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट में ये क्रोमियम +6 में है, क्या है ये +6 में है। और डाइक्रोमेट आयन जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखिए क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तब ये NH4+ क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट अगर है तो नाइट्रोजन अब -3 का -3 नहीं रहेगा, -3 से उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये 0 पे चला गया। बात समझ में आ रही है, ये क्या चला गया, 0 पे चला गया, ध्यान रखना। अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना, अमोनियम डाइक्रोमेट जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसमें डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के होने के वजह से अमोनियम क्या है, इस बार रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। इसके पहले तो कहीं पर भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बनता था, इस वजह से यहाँ पे अमोनिया हर जगह रिलीज होता था। यहाँ पे अमोनिया रिलीज नहीं होगा, यहाँ पे क्या रिलीज होगा, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ये क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये -3 से -3 नहीं रहेगा, अपना खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा, तो -3 से कहाँ चला गया, 0 में चला गया, ठीक है। और साथ में +3 से ये +3, +6 से ये +3 में चला गया, ठीक है ना। ये ग्रीन कलर का है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का गैस जैसा निकलता है। इस रिएक्शन को वोल्केनो रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जब इसका रिएक्शन कराओगे तो नाइट्रोजन काफ़ी मतलब बहुत तेज़ी से नाइट्रोजन गैस निकलता है। अब ऐसे तो नाइट्रोजन तो कलरलेस होता है, नाइट्रोजन तो कलरलेस गैस होता है, लेकिन ये जब ये फटाक से निकलेगा बहुत तेज़ी से तो अपने साथ ये जो ग्रीन कलर का Cr2O7 का रेसिड्यू है, ग्रीन रेसिड्यू, ये क्या है उस नाइट्रोजन गैस के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है। और हमको ऐसा फील आएगा जैसे कि कोई वॉल्केनो, कोई ज्वालामुखी फट रहा है, वॉल्केनो एरप्शन हो रहा है। तो इसी वजह से इस रिएक्शन को वॉल्केनो रिएक्शन भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये एग्जाम्पल आप याद करेंगे, बार बार यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे NH3 नहीं बनेगा, N2 बनेगा, क्लियर है। अब देखो ये दोनों, देखो अमोनियम नाइट्राइट और अमोनियम नाइट्रेट। अब इसमें आप ध्यान रखिए, इसमें आपको नाइट्रेट और नाइट्राइट में इतना ध्यान रखो कि तुम्हें H2O निकालना है, बस इतना। कुछ ना समझ में आए तो बोलो H2O निकालना है। अगर ये H2O निकालना है तो देखो 4 ठो H, 2 ठो यहाँ पे 2H2O निकल गया, साथ में बचा N2, ठीक है ना, साथ में क्या बन गया, N2। दूसरा NH4NO3। अब यहाँ पे भी देखो क्या है, यहाँ पे N2O बनेगा, साथ में 2H2O बनेगा, H2O तो निकालना ही निकालना। एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे नाइट्रेट है, नाइट्रेट जो है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से N2 यहाँ पे बन रहा था, तो N2 से ज़्यादा एक और ऑक्सीजन दिख रहा है तुमको, ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है, तो यहाँ पे N2O बन गया, ठीक है, थोड़ा सा और ऑक्सीजन ऐड हो गया इसमें। तो ये लेक्चर आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग, क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की भी बात करेंगे, और साथ में कुछ पहले हम पढ़ेंगे कि हैलाइड्स की मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।